हाय दोस्तों। क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी देश की जनता अन्याय, शोषण और अत्याचार से तंग आ जाती है तो क्या होता है? जब लोग धैर्य के साथ की सीमा टूट जाती है तब इतिहास करवट लेता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ भारत में वर्ष 1857 में आया, जब सैनिकों, किसानों, राजाओं, जमींदारों और आम जनता ने मिलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की उस चिंगारी का प्रारंभ था, जिसने आगे चलकर पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग पर आगे बढ़ाया। आज की क्लास में हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कारण और प्रमुख नेता और उनके योगदान, विद्रोह की महत्वपूर्ण घटनाएं, विद्रोह की असफलता के कारण और 1857 के बाद भारत में बड़े हुए बदलाव। लेकिन इस अध्याय में हमें सिर्फ इतिहास नहीं सीखना है, बल्कि संघर्ष, साहस और देशभक्ति की प्रेरणा भी लेनी है। याद रखिए, जो अन्याय के सामने झुक जाते हैं वही इतिहास पढ़ते हैं, और जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं वे इतिहास बनाते हैं। 1857 के वीरों ने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और एकता से उनका सामना किया जा सकता है। और एक प्रेरणादायक बात हमेशा याद रखना, सफलता सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। तो अपनी किताब, कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम भारत के इतिहास के उस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया था। चलिए शुरू करते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बच्चों, हौसले बुलंद हो तो छोटी सी चिंगारी भी क्रांति बन जाती है। डर के आगे जीत नहीं, बल्कि संघर्ष के आगे सफलता होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिपाही और किसान विद्रोह की ताकत के साथ जुटाते हैं। ये 1857 के उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। ये 1857 का नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। अगर आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती थी, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, तो लोग किस तरह विरोध करते हैं। आइए देखते हैं कि नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों से किस तरह सत्ता छीनी गई। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ये बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मी बाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, और अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने लगी। आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संघ सौंपी गई।
डियर स्टूडेंट, जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाती है तब क्रांति जन्म लेती है। और 1857 की क्रांति हमें सिखाती है कि एकता में वह शक्ति है जो साम्राज्यों की नींव हिला सकती है। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन का शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिर मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आगे है किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती रही जा रही थी। पीढ़ियों पुरानी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नई नियम उनका धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। दोस्तों, जिस राष्ट्र के युवा अपने इतिहास को याद रखते हैं उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। इसलिए आप भी अपने इतिहास को याद रखिए। क्रांति की शुरुआत तलवार से नहीं, अन्याय के खिलाफ उठी आवाज से होती है। और मंगल पांडे की एक चिंगारी ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की विशाल लौ जला दी। जब जनता जाग जाती है तब उस सबसे शक्तिशाली शासन भी कमजोर पड़ जाता है। सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या थी? अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। आइए जनता की नजर से देखते हैं कि जनता
क्या सोचती थी उस समय? उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत वन और दो को पढ़ें। ये है स्रोत वन, 84 नियमों की सूची। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ये है विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास पृष्ठ 23-24 से लिया गया है। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। और ये है स्रोत टू, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे यहाँ तक है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। आगे है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जब ये सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया, देखते हैं। ये देश शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका उन सबका शत्रु एक है, इसके लिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक ये संघर्ष कैसे मेरठ से शुरू हुआ और दिल्ली तक कैसे पहुंचा, देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, आपको पता है कि ये शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे की एक चिंगारी ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की विशाल लौ जला दी थी। 1857 की क्रांति भले ही सफल ना हुई हो, लेकिन उसने आजादी की नींव मजबूत कर दी थी। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश के शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने भी इसका भी जवाब ढूंढ निकाला। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए, बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे।
आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़ी मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले, तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। स्टूडेंट, संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही महान होती है। एकता, साहस और बलिदान, यही 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा संदेश है। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है, खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे और उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने क्या ऐलान किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोहियों के साथ जा मिली। झांसी की रानी ने दुनिया को दिखा दिया कि साहस का कोई लिंक नहीं होता और बेगम हजरत महल ने भी ये साबित कर दिया कि अगर साहस पैदा हो जाए तो स्त्री भी कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। किसने? झांसी की रानी ने। महारानी लक्ष्मी बाई। विद्रोही टुकड़ियों के समान अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये कह रहा है कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम लिखकर।
तो इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का लाल किला है। लाल किला और जो दाएं और बाएं क्या है, सलीमगढ़ का किला। आगे देखते हैं कि कंपनी का क्या पलटवार होता है। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेज भी तो ढीठ ही थे ना। वो भारत को अपना उपनिवेश बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें लगा कि भारत की जनता बेवकूफ है और वो भारत की जनता को बस चूस रहे थे और उन पर अत्याचार कर रहे थे और भारत का सारा धन लूट के विदेशों में लेके जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इस उथल पुथल के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। कब आई? 1857 में दिल्ली। सितंबर 1857 में। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्या- व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल क्या थे? अंग्रेजों ने 1862 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया।
लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। नंबर 3 था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4 था, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विद्रोह में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ही शामिल थे। जो विद्रोह के नेता थे वो मुसलमान ही थे। आगे आगे है अन्यत्र परम शांति की एक स्वर्गिक साम्राज्य के खातिर। तो ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये है एमसीक्यू, और कल हम पढ़ेंगे उपनिवेश, स्वाद और शहर। तो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में हमने जाना कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हमने इसके कारणों, प्रमुख नेताओं, महत्वपूर्ण घटनाओं और इसके परिणामों को समझा। हालांकि ये विद्रोह तत्काल सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। 1857 के वीरों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया, और इसी संघर्ष ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी। दोस्तों, इस अध्याय में हमें केवल इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि साहस, एकता, त्याग और संघर्ष का अमूल्य संदेश भी मिलता है। एक बात हमेशा याद रखो, सफलता कभी आराम की गोद में नहीं मिलती, उसे संघर्ष के मैदान में हासिल करना पड़ता है। तो आज की सीख ये है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। साहस और आत्मविश्वास से बड़ी सी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और हमने आज ये भी सीखा कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि भविष्य की सफलता की शुरुआत होती है। 1857 के वीर हार कर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को लड़ना सिखा दिया। जिस राष्ट्र के युवा अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, उनका भविष्य कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, संघर्ष का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा शानदार होती है। अब आपका कार्य है कि इस अध्याय का पुनरावलोकन करें, महत्वपूर्ण तिथियों और व्यक्तियों को याद करें तथा अभ्यास प्रश्नों को अवश्य हल करें। आपकी क्लास अगली क्लास में हम इतिहास के एक और रोचक अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक
पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।